हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें तक वो वीडियोस ना देखी हो आराम से जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख सकता है। और भाई हमेशा जब किसी भी सीरीज को देखो ना, चाहे आपने ये वाली सीरीज शुरू करी हो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इसकी हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, जैसे कुछ वीडियो में कुछ कंसेप्ट हो गए जिसका यूज आगे आने वाली वीडियोस में भी होता है। आई बात समझ में? तो आज हम शुरू करते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है शॉर्ट रन के अंदर। आई बात समझ में? उससे पहले अगर भाई किसी को भी इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं तो वो आराम से इस नंबर से नोट्स ले सकता है, क्योंकि इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले में समझना होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं और ये होते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। तो एक तो होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, यानी कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करता है, उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन वो भी शॉर्ट रन के अंदर। तो दो वीडियोस बनेंगी, एक होगा इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, एक होगा इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। वो उसके बाद करेंगे हम आने वाली वीडियो में। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट रन के बारे में। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, यानी कि छोटे टाइम पीरियड की बात करते हैं, जहां पे एक प्रोड्यूसर ऐसे सोचता है कि अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखेगा और कुछ को वेरिएबल रखेगा, यानी कुछ को कांस्टेंट रखेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पे हमने कैपिटल को फिक्स कर दिया, लेबर को कांस्टेंट रखा है, यानी कैपिटल में कोई भी बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, कैपिटल हमारा फिक्स है। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर की क्वांटिटी को कम कर देंगे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, यहां पे प्रोड्यूसर ये सोचता है कि अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है इन लॉन्ग रन, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, ये सोच के चलते कि हमारा बिजनेस लाइफ टाइम चलता रहेगा, तो उस केस में प्रोडक्शन फंक्शन दोनों एक प्रोड्यूसर दोनों चीजों को चेंज करता है, अपनी कैपिटल को भी बढ़ाता है या घटाता है और अपनी लेबर को भी घटाता है या बढ़ाता है, डिपेंड करता है उसे क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है प्रोडक्शन घटानी है। और कोई भी प्रोडक्शन घटाने के बारे में सोचता नहीं है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचता है, कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचता है कोई सा भी प्रोड्यूसर। अब इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं टोटल कॉस्ट के टर्म को। देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है उसको समझते हैं। वैसे मैंने इसको इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है, पर समझते हैं इसको टोटल कॉस्ट होता क्या है। देखो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बिजनेस किसी तरह का प्रोडक्ट या किसी तरह की सर्विसेज क्रिएट कर रही है तो उसमें खर्चा आता है, किसका, बिजनेस का, और जो खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो फिक्स है वो आएगा ही आएगा, चाहे प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, ज्यादा करूं कम करूं, फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं, अब फिर से एग्जांपल लेते हैं एक चेयर बनाने वाली कंपनी का। अब चेयर बनाने वाली कंपनी है, हो सकता है वो चेयर किसी मशीन से बनाती होगी, ठीक है, पहले पार्ट्स बनाए बाद में अरेंज कर दिया, तो चेयर बनाने वाली कोई कंपनी है, या फिर कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कोई कंपनी है, तो जो मशीनरी है वो तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अब मैं मशीनरी यूज करूं चाहे ना करूं, एक बार जो खर्चा हो गया मशीनरी पे वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब आज यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अब कुर्सी है मान लो प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक तो यूज होगा ना, तो अगर मुझे कुर्सी की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एज अ रॉ मटेरियल मुझे प्लास्टिक ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जितनी कुर्सी बनाऊंगा उतना ज्यादा प्लास्टिक लगेगा, और जितनी कम कुर्सियां बनाऊंगा उतना कम प्लास्टिक लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इस केस में प्लास्टिक को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन कम करना है तो प्लास्टिक को कम कर दूंगा। लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है यानी कि जो मशीन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि भैया अगर मान लो मैं बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो ये चली जाएगी बात लॉन्ग रन के अंदर, कि अगर मुझे लॉन्ग रन में बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मशीनें भी तो बढ़ाएंगे, पहले एक मशीन थी फिर दो मशीन लगवाएंगे, 4 लगवाएंगे, 10 लगवाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, लॉन्ग रन में। पहले सबसे बिजनेस का सबसे पहला मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल, कि वो अपने आप को छोटे से सर्वाइव करवाए, सर्वाइव करने के बाद वो फिर प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता है, और फिर आती है बारी एक्सपेंशन की। तुमने समझा कि टोटल कॉस्ट के
दो पार्ट होते हैं, एक तो है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज होता है आउटपुट के लेवल के हिसाब से। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ जाएगा, आउटपुट कम करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। फिर आता है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स रहती है। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, टीसी। अब इन्हीं के भाई होता है हमारे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आप जानते ही हो, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है उसको हम बोलते हैं एवरेज पर यूनिट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, दो चीजें और समझ लेते हैं। एक तो होता है रिवेन्यू। देखो तीन चीज समझ में होती है, रिवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है कि किसी गुड्स को, अगर कोई भी बिजनेस है तो वो किसी न किसी तरह के गुड्स बनाएगी या फिर सर्विसेज बनाएगी, उसको सेल करने से पैसा आता है, उसमें क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, एक होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू। उसको भी समझ लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, क्या आता है कि सारे यूनिट्स को सेल करने के बाद जितनी क्वांटिटी गुड्स की या सर्विसेज की बनाई गई थी उन सबको बेचने के बाद जो पैसा आता है बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज क्या बोलेंगे, पर यूनिट रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है, एडिशनल यूनिट सेल करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं एक। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया भी था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, वहां से आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि रेवेन्यू क्या होता है। आई बात समझ में। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा आता है रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, क्योंकि रेवेन्यू क्या है, कितना पैसा आया, और सारा पैसा प्रॉफिट तो बनेगा नहीं, कुछ तो एक्सपेंसेस भी हुए बिजनेस के अंदर, तो खर्चे हटाने के बाद हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट क्या बचता है हमारे पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। अगर मान लो सपोज करो रेवेन्यू कम हुआ, कॉस्ट ज्यादा है, तो क्या प्रॉफिट बचेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन, कि जितना हमने खर्चा किया था वो सारा कवर हो गया, लेकिन प्रॉफिट तो अभी भी नहीं आया। अब एक आता है रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। तो रेवेन्यू कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना फालतू हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अब समझते हैं इक्विलिब्रियम को। तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, जो वर्ड में यूज करने वाला हूं उनमें कोई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है, और इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फंक्शन को, यानी कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को। और शॉर्ट रन फंक्शन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पे हमारा एक इनपुट क्या रहे, वेरिएबल रहे, और एक इनपुट क्या रहे, फिक्स रहे। मतलब हम किसी ना किसी एक इनपुट को फिक्स जरूर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि लॉन्ग रन में सब वेरिएबल हो जाते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम दिखाना है तो इक्विलिब्रियम कहां पे बनेगा वो समझ लेते हैं। पहली बात तो एमसी बराबर होना चाहिए एमआर के, ये कंडीशंस हैं, हमने मोनोपोली में भी देखा था कि एमसी बराबर होना चाहिए एमआर के। दूसरा, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, जो एमसी है वो एमआर से क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, उस पॉइंट से पहले, इक्वालिटी के पॉइंट से पहले, तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। अब आगे समझते हैं इसको। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम दो ग्राफ को डिस्कस करते हुए चलेंगे, यानी कि दो एक्सपेक्ट लेते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम समझा देता हूं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन काम कैसे करती है। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि हम जानते हैं जहां पे क्या हो, ठीक है, ज्यादातर क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, यानी कि बायर तो हमेशा ज्यादा रहते ही हैं और सेलर भी क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। तो शुरू में क्या हुआ होगा मैं समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, शुरू में हुआ होगा कि कुछ ही कंपनीज, मान लो 4 कंपनीज हैं, सपोज करो ABCD 4 कंपनीज हैं जो किसी एक तरह के प्रोडक्शन, मतलब एक तरह की चीज का प्रोडक्शन करते हैं। सोच लो मोबाइल फोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है इन 4 कंपनीज के जरिए। ठीक है, तो शुरू में 4 ही कंपनीज हैं और बायर, अब देखो सेलर तो फिर भी कमी है ना, बायर के हिसाब से बायर तो बहुत सारे हैं, बायर होंगे लाखों में, करोड़ों में, लेकिन सेलर कितने हैं, सिर्फ ABCD 4 सेलर है, 4 कंपनीज मोबाइल फोन्स को सेल कर रही हैं। तो ये उस टाइम पे कमा रही होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब बात है एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमा रही होती है, क्योंकि ये सब एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं कार्टेल बना के, अपना प्राइस लेवल सेम रखेंगे, ठीक है, ज्यादा चीप रेट में चीजें भी नहीं बेचेंगे और ज्यादा महंगी चीजें नहीं बेचेंगे। तो इनके पास कस्टमर्स क्या है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा वो क्या कि भाई ये 4 फर्म्स हैं ABCD, ये तो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, ठीक है, बहुत पैसा छाप रही है, तो क्यों ना हम भी इस बिजनेस में एंटर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, यानी कि एंट्री बैरियर्स होता ही नहीं है। और इन्होंने देखा कि सुपर मतलब एक तरह से ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या हुआ, और फर्म एंटर करनी शुरू हो गई, यानी कि ई फर्म आई, एफ आई, जी आई, ऐसे ही फर्म आती चली गई इसके अंदर, और भी बहुत सारी। और जब फर्म अंदर एंटर करने लग गई तो जो अब इनका प्रॉफिट था एबनॉर्मल, वो चेंज किसमें हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट में, यानी कि इनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घट के क्या हो गया, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बच गया, यानी कि अब इनका पैसा जो इनके पास था वो कम होता चला, कम होना शुरू हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ कंपनीज को तो यहां तक कि लॉस भी होना शुरू हो गया। अब भाई हो सकता है कि ई और एफ जब मार्केट में एंटर करी, उन्होंने और भी बहुत सारी यूनिक चीजें लॉन्च कर दी, नए फीचर लॉन्च कर दिए, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी, कॉस्ट कम कर दिया, तो हो सकता है एक के सारे कस्टमर इनके पास शिफ्ट हो गए हो। तो अब एक कंपनी क्या होना शुरू हो गया, पहले तो ब्रेक इवन पे आएंगे, ब्रेक इवन यानी कि जहां पे इनको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होगा, फिर इनको लॉस होना शुरू हो गया। तो इसलिए अब जो ये बारी बारी है, जो शुरुआत की फर्म है, ये मार्केट से बाहर होती चली गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो नई फर्म आई थी उन्होंने अपना दबदबा बना लिया। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हो, कोई नए फीचर लेके आए हो कम से कम प्राइस के अंदर, इसकी वजह से तो पहले ए बाहर हुई, फिर बी बाहर हो गई। तो इस तरीके से कभी कभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ फर्म्स शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाते हैं, फिर लॉस भी जनरेट करते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। उसको ही हमें समझना है। तो यहां तक मैंने बात करी इक्विलिब्रियम कैसे चेक किया जाता है और कैसे कैसे नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, फिर बाद में नॉर्मल प्रॉफिट पे आते हैं या फिर लॉस पे आते हैं, और फिर बारी बारी फर्म से या फिर बारी बारी इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। अब समझते हैं इसको आगे। यहां पे अब देखो, अब अगर मैं इसको देखो यहां पे, तो देखो फर्स्ट केस क्या बनता है यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ एमसी और एमआर। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो एमसी और एमआर कहां पे काटा गया, एमसी और एमआर। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आर, ये हमारा पॉइंट किसका है, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एमसी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एमआर से। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट के पीछे चला जाऊं, ठीक है, तो जो हमारा एमसी है, एमसी कहां है, ये रहा एमसी, और यहां पे देखो एमसी वो एमआर से क्या है, ज्यादा है। तो MC इज ग्रेटर देन MR, तो MC MR ज्यादा भी होना चाहिए बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ MC एंड MR कर्व डिटरमाइंस द फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो MC जहां पे MR को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या शो करता है कि वो हमारा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जो कि आता हमारा R। अब इसको और आगे समझें, तो फिगर 1 डिपिक्ट्स एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे फर्म कौन सा प्रॉफिट कमाती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये फर्म का एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये पूरा हिस्सा। अब आते क्यों भैया, देखो इक्विलिब्रियम तो यहां पे है, तो प्राइस कौन सा रखा जाएगा, ये वाला प्राइस रखेगी कंपनीज, ये वाला प्राइस। और जब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, तो अगर वो इस प्राइस पे भी रहते तब भी वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते थे, लेकिन वो प्राइस कौन सा रख रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर वाला। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इसका क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट छापा जा रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर। और देखो कॉस्ट को अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये हमारा रिवेन्यू कर्व है, एवरेज कॉस्ट बहुत अंदर है, मतलब हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो रिवेन्यू से क्या है, बहुत कम है। और जब भी कॉस्ट रिवेन्यू से बहुत ज्यादा कम होता है तो प्रॉफिट अच्छा ही कमाती है कंपनीज। तो यहां पे वो कमा रही है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, फिगर 1 डिपिक्ट्स एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीईबीसी। पीईबीसी रेक्टेंगल है, ठीक है, जहां पे वो क्या कर रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बिकॉज प्राइस ओपी इक्वल्स टू क्यूसी। ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारा जो ओपी है बराबर किस हो जाएगा, यहाँ पे क्यूसी के। इसका मतलब देखो ओपी पे बेचा जा रहा है, लेकिन क्यूसी बेचते तो ये इक्विलिब्रियम के पास ही है, तब भी हमारा प्रॉफिट होता अच्छा खासा। मतलब जहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया था, किसने, एसी ने एमसी को, यहां भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन क्यूसी की बजाय प्राइस बेचा जा रहा है ओपी पे, तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा होगा ही। ठीक है, इज हायर देन एवरेज कॉस्ट, जो बीक्यू से क्या है, ज्यादा है। बीक्यू कौन सा पॉइंट है, ये रहा। अब आगे समझते हैं। लेकिन अगर मैं इस केस को समझाऊं, अब इस केस में और थोड़ी सी बात ध्यान से देखना, वो क्या कि एवरेज रिवेन्यू ये रहा और एवरेज कॉस्ट यहाँ है। यहाँ पे क्या फर्क था, यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू को क्या नाम है, यहाँ पे रिवेन्यू केस ये वाला है, एवरेज रिवेन्यू ये है, ये एआर है हमारा, एवरेज रिवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट उसका नीचे है। और जब भी कॉस्ट हमारी रिवेन्यू से कम होगी तो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे रिवेन्यू नीचे है, कॉस्ट ऊपर है। और जब रिवेन्यू कॉस्ट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये सारा पॉइंट किसका बन जाएगा, लॉस का। यहां पे कंपनीज क्या कमा रही है, लॉस।
ठीक है। और जब भी कंपनी को लॉस होगा तो लॉस होगा तो झेल लेगी, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बड़ी कंपनी तो 5 साल झेल लेगी, लेकिन कभी ना कभी तो वो मार्केट से बाहर हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगातार लॉस हो रहा है, ठीक है, उसे पैसा लगाना पड़ रहा है अपनी जेब से, ठीक है। तो यहां पे कंपनी लगातार लॉस कमा रही है क्योंकि एवरेज कॉस्ट से ही वैल्यू क्या हो रहा है, कम जनरेट हो रहा है। तो या तो वो अपने प्राइस को हाई करे, जो वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मार्केट कंपटीशन की वजह से। एक सिंपल सी बात है, व्यू थोड़ी ना भाई, अगर ABCDEF फर्म जो है फोन बना रही है सपोज करो, और सारे के सबके पास ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, ठीक है, व्यू तो ना अब 20,000 का फोन 50,000 बेचेगी, कोई लेगा ही नहीं, बेच रहे भाई, बेचेंगे इसको, कस्टमर्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मोनोपोली थोड़ी ना है यहाँ पे, मोनोपोली हो तो बात जम सकती थी, लेकिन मोनोपोली है ही नहीं, तो आराम से यहाँ पे क्या काम करेगी, प्राइस इलास्टिसिटी इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डिमांड भी जीरो हो जाएगी, तो ये फर्म भी बाहर हो जाएगी मार्केट से। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, पर कब? शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। लॉस भी कमाती है शॉर्ट रन के अंदर, और नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है लॉन्ग रन के अंदर। तो हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की लॉन्ग रन में कैसे कमाती है अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे फर्दर अपडेट्स लेके आने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, कि जो भी अपडेट होगा, कुछ भी अगर मेरे को सेंड करना होगा बुक की PDF वगैरह, तो मैं वहां पे डाल दिया करूंगा। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और भाई अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। अब इसको जो उतारना वो उतार सकता है।